नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। आज जानेंगे सोनिया गांधी से नेहरू के खतों को वापस मांगे जाने से जुड़े विवाद का सच। जानेंगे कि प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की इस मांग के पीछे क्या मोदी सरकार है? क्या इस तरीके से गांधी परिवार को एक बार फिर संदिग्ध बनाने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्यों गांधी परिवार से बीजेपी को इतनी परेशानी होती है? क्या ये निजी खुन्नस है, विरासत को मिटाने की कोशिश, या फिर कोई वैचारिक लड़ाई? पर इस सच को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री संग्रहालय की। ये संग्रहालय तीन मूर्ति भवन जो दिल्ली का है वहीं पर है। और ताज़ा खबर है कि प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी PMML ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और पत्र में जवाहरलाल नेहरू के निजी कागजात मांगे गए हैं जो सोनिया गांधी के पास है। कहा गया है कि 51 बक्सों में बंद ये कागजात 2008 में सोनिया गांधी को सौंपे गए थे। बताया गया है कि इनमें जयप्रकाश नारायण, एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे दिग्गजों को लिखे नेहरू के पत्र शामिल हैं। PMML का कहना है कि ये कागजात शोध के लिए जरूरी हैं, देश की धरोहर है। पर क्या बात इतनी ही है? और ये पत्र सोनिया गांधी के पास पहुंचे कैसे? क्या वे पहले से उनके पास थे या किसके पास थे? कई सवाल हैं जिनका जवाब खोजेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है क्या। एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर तीन मूर्ति भवन, उसी तीन मूर्ति भवन की है जिसके सामने अभी आपने प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लिखा दिखा। वही है जहां पर नेहरू जी का अंतिम समय गुजरा है। 2022 के पहले की तस्वीर है ये तीन मूर्ति भवन। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी यहां 1964 तक यानी अपने अंतिम सांस तक रहे। ये वो जगह है जिसे हम कह सकते हैं कि आज़ादी की लड़ाई और आधुनिक भारत की नींव डालने वाले शख्स की याद दिलाती है। ये इमारत जिसने आज़ादी के लगभग 9 साल जेल में बिताए थे, वो नेहरू इसके ज़रिए हमारे सामने आते हैं और हम जानते हैं कि उनका जीवन कैसा था, उनकी लाइब्रेरी कैसे थी, वो कहाँ बैठते थे, किताबें कैसे रखते थे, पढ़ते कैसे थे। तो एक महान व्यक्ति के नाम पर ये लाइब्रेरी बनी, म्यूजियम बना, दुनिया भर से वहाँ लोग आते थे शोध के लिए। बहुत किताबें हैं, बहुत शानदार लाइब्रेरी इसकी मानी जाती थी। लेकिन भारत की हर समस्या के लिए नेहरू जी को दोषी ठहराने वाले PM मोदी को शायद ये पसंद नहीं आया। मोदी सरकार ने 2022 में इस म्यूजियम से नेहरू का नाम हटा दिया और इसे प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी PMML कर दिया। और कहा गया कि इसमें नेहरू ही नहीं, सभी प्रधानमंत्रियों की यादें सहेजी जाएंगी। क्या आपको ये बात सहज लगती है या इसके पीछे कोई कुंठा है? आखिर महान विभूतियों के घर को उनकी याद में सजोने का रिवाज दुनिया भर में है। भारत में भी लाल बहादुर शास्त्री जी का आवास उनकी याद में समर्पित है, जो पंडित नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। हम वहां जाकर देख सकते हैं कि शास्त्री जी कैसी सादगी से रहते थे। उनकी गाड़ी भी वो खड़ी है, फिएट, जिसे उन्होंने लोन पर लिया था। डॉक्टर अंबेडकर के दिल्ली स्थित आवास को भी इसी तरह सहेजा गया है। लेकिन मोदी सरकार को पसंद नहीं कि लोग नेहरू से प्रेरणा लें, इसलिए नेहरू मेमोरियल को प्रधानमंत्री म्यूजियम में बदल दिया गया, जबकि ऐसा कोई म्यूजियम अलग से भी बनाया जा सकता था। इस प्रधानमंत्री म्यूजियम के संचालन के लिए एक सोसाइटी बनी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी बनाए गए। आइए इस पूरे विवाद की क्रोनोलॉजी समझते हैं। फरवरी 2024 में जो ये सोसाइटी थी जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी थे, उसके उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें नेहरू जी के निजी कागजात को सोनिया गांधी से वापस लेने की चर्चा की गई। बैठक में यह तय हुआ कि नेहरू जी से जुड़े कागजात के स्वामित्व, संरक्षकता, कॉपीराइट और उपयोग पर कानूनी राय ली जाए। यानी जो कागजात हैं वो सोनिया गांधी के पास हैं, तो उसका कॉपीराइट किसके पास है, उसका स्वामित्व किसके पास है,
इसके बारे में कानूनी राय ली जानी चाहिए, ये उस बैठक में तय हुआ। अब ये सवाल है कि ये उस संग्रहालय के पास पहुंचे कैसे थे। तो ये कागजात 1971 में नेहरू की उत्तराधिकारी बतौर इंदिरा गांधी जी, जो बाद में प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने दिया था और बाद में सोनिया गांधी ने भी दान किया था। यानी ये गांधी परिवार की निजी संपत्ति थी जो उन्होंने इस संग्रहालय को, जो पहले नेहरू मेमोरियल कहलाता था, उसको दान दिया था। 15 जनवरी 2025 को PML जो सोसाइटी है, PMML सोसाइटी, उसकी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन हुआ और PM मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सोसाइटी के अन्य सदस्यों में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और संस्कार भारती के वसुदेव कामत भी शामिल हैं। अब संस्कार भारती क्या है? संस्कार भारती RSS की कल्चरल इकाई मानी जाती है, सांस्कृतिक विंग। तो संस्कार भारती के वासुदेव कामत भी शामिल हैं। अब आप जानते हैं नेहरू जी ने RSS को किस तरह देश के लिए खतरनाक बताया था, लेकिन आज इस प्रधानमंत्री मेमोरियल में, जहां नेहरू का बहुत कुछ जीवन का अंतिम समय गुजरा, वहां संस्कार भारती के भी सज्जन उस सोसाइटी में हैं जो अब यहां का संचालन करती है। और जो नवगठित सोसाइटी की बैठक है, आम बैठक, वो जल्दी होने वाली है। तो उसके पहले सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया है और नेहरू के पत्र वापस मांगे गए हैं, जो 2008 में सोनिया गांधी के पास चले गए। सोनिया गांधी की ओर से इस पत्र का क्या जवाब दिया गया ये अभी मालूम नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि सोनिया गांधी इन पत्रों की वारिस है और उन्होंने पहले खुद ही इन पत्रों को संग्रहालय को सौंपा था। हो सकता है कि वे पत्र एक निश्चित अवधि के लिए दिए गए हों ताकि संग्रहालय उनकी प्रतियां बनवा ले जो शोधार्थियों के काम आए, फिर मूल प्रति वापस ले ली गई हो। यानी ये बहुत जगह होता है कि मूल प्रति वापस ले लेता है शख्स, लेकिन संग्रहालय के पास उसकी फिल्म या उसकी फोटोकॉपी पहुंच जाती है। कानूनी लिहाज से इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन असल बात तो सोनिया गांधी की ओर से प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही पता चलेगी। वैसे देश को दान देने के मामले में नेहरू परिवार का इतिहास बहुत शानदार है और उसे देखते हुए ये मानना मुश्किल है कि सोनिया गांधी इन पत्रों पर बेजा कब्जा करना चाहती है। तो चलिए इस इतिहास को भी एक बार फिर दोहरा लेते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर स्वराज भवन की है, इलाहाबाद का स्वराज भवन, और ये है मोतीलाल नेहरू जब वो अंग्रेजी ठाट बाट से रहा करते थे। और इस जो स्वराज भवन है, ये जब 1920 के दशक में यानी 1915 में गांधी जी के आने के बाद जब कांग्रेस का आंदोलन तेज हुआ तो मोतीलाल नेहरू ने अपना ये आलीशान घर कांग्रेस को सौंप दिया और इसका नाम रखा गया स्वराज भवन और ये कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय बना। और मोतीलाल नेहरू ने अपना ये जो अंग्रेजी ठाट बाट था इसको छोड़ दिया और गांधी जी के अनुयायी हो गए, खादी पहनने लगे। इसी घर में 1917 में 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। बहरहाल ये ऐसा घर है जिसमें आज़ादी के आंदोलन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आए दिन यहां पुलिस का छापा पड़ा करता था। उस समय आप याद करिए 1925 में RSS बन चुका था और वो भूल कर भी आज़ादी का नाम नहीं लेता था। उस समय कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय कहां था? नेहरू खानदान का जो अपना घर था और मोतीलाल नेहरू, उनकी वकालत बहुत शानदार चलती थी। अकूत पैसा उन्होंने कमाया था उस समय कहा जाता है, लेकिन वो खुद भी गांधी जी के साथ गए और अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को भी सौंप दिया उन्होंने आंदोलन को, गांधी जी को। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये है आनंद भवन। जब स्वराज भवन सौंप दिया गया कांग्रेस को, आंदोलन को, तो अपने रहने के लिए नेहरू परिवार ने यानी मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन बनवाया। और ये आनंद भवन भी जब प्रधानमंत्री नेहरू, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, स्वराज भवन जो था वो सारा कुछ देश को दान दे दिया और अपनी वसीयत में लिखा कि मेरा सब कुछ देश के लिए है। इसमें आनंद भवन का भी हिस्सा, दिल्ली की प्रॉपर्टी, बहुत कुछ शामिल थी जो उस समय का मूल्य कहते हैं करीब 10 लाख रुपए था। आज
कोई उसे 200 करोड़ कहता है, कोई 500 करोड़ कहता है, पता नहीं, पर इतनी बड़ी कीमत की संपत्ति देश को दान इस परिवार ने दिया है, ऐसी दूसरी मिसाल नहीं है। एक और तस्वीर देखिए, ये इंदिरा गांधी हैं। इसी आनंद भवन में उनका 1942 में विवाह हुआ था और 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी ने अपने परिवार के सारे गहने जो सेना का कोष था उसमें दे दिया, उसको सौंप दिया। और ये जो घर है आनंद भवन, ये भी 1970 में देश के लिए समर्पित कर दिया इंदिरा गांधी ने। तब नेहरू जी नहीं थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी और उन्होंने इसे देश को सौंप दिया। बाद में इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी भी शहीद हो गए। तो देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला परिवार कुछ कागजात नहीं देगा, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। क्या ये गांधी परिवार को निशाना बनाने की ताज़ा कोशिश है, जिसके तहत ये खबर लीक की गई, अखबारों में छपी कि साहब सोनिया गांधी के पास 51 बक्सों में कागजात हैं, पत्र हैं, पता नहीं कैसा यह खजाना है, जबकि वो पहले इसी संग्रहालय के पास था। तो क्या गांधी परिवार को निशाना बनाने की मुसलसल कोशिशें जो होती हैं उसकी ये ताज़ा कड़ी है? कुछ पुराने मसले देख लेते हैं जब गांधी परिवार को निशाना बनाने की कोशिश हुई। ये तस्वीर आपको उन सुर्खियों की याद दिलाएगी जब इस देश में बड़ा हल्ला मचा था बोस फाइल्स का। ये 2016 के आसपास का मसला है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होना था, मोदी जी ने भी जो आज़ाद हिंद फौज की टोपी थी वो लगा ली थी और बार बार ये चर्चा होती थी कि जल्दी ही बोस फाइल्स से खुलासा होगा। और ऐसा बताया गया था कि जैसे नेहरू जी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जिसको अब देश के सामने लाने का वक्त आ गया है। और वो जो बोस फाइल्स खुली तो उसमें क्या हुआ वो अभी बताते हैं। पहले आप जान लीजिए कि उस समय मीडिया क्या कर रहा था। ये हमारे देश का सबसे तेज चैनल, उसके एक संपादक हैं राहुल कंवल, वैसे अंग्रेजी के हैं पर हिंदी में भी दांव आजमाते रहते हैं। तो राहुल कंवल साहब ने 23 जनवरी 2016 को, यानी जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है, उन्होंने खबर ब्रेक की और क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनके हाथ एक ऐसी तस्वीर लग गई है जिससे यह पता चलता है कि नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी माना था और कहा था कि जब उन्हें पकड़ा जाएगा तो फिर ब्रिटेन को सौंप देंगे। अब हाहाकार मच गया। मैंने खुद वो फोनो सुना था। ये देखिए तस्वीर, जब फोनो मतलब जब फोन कोई करता है तो इस तरह से तस्वीर लगाई जाती है, ब्रेकिंग न्यूज, और उसमें वो चिट्ठी दिखाई जा रही थी। अब ये चिट्ठी बड़ी दिलचस्प थी। ये नेहरू की चिट्ठी इटली को, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उसमें अंग्रेजी की इतनी गलतियां कि सोचिए नहीं। इसमें तारीख जो दी गई थी वो 27 दिसंबर 1945 की दी गई थी। अब उस दिन तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू थे नहीं। बहरहाल ये कहा जा रहा था बार बार कि युद्ध अपराधी, और इस बात पर भी संदेह कि वो तो उनका निधन नहीं हुआ था उस हादसे में जिसके बारे में कहा जाता है। तो आज तक ने लगातार ये चलाया और ये वीडियो अभी भी उपलब्ध है। अभी भी आपको ऑनलाइन ये वीडियो मिल जाएगा। कोई नहीं बताएगा कि ये चिट्ठी जो है ये कूट रचित थी, यानी पूरी तरीके से इसे बनाया गया था। इसमें हर तरह की गलतियां थी, कोई भी पहली नज़र में पढ़ सकता है उन गलतियों को। लेकिन ये बताया गया कि साहब इतना बड़ा गुनाह नेहरू जी ने किया था। चुनाव खत्म हो गए, बात खत्म हो गई और ये साबित हो गया कि ये जो सबसे तेज चैनल है वो सबसे तेज झूठ बोलने वाले संपादकों को नौकरी देता है और इस झूठ के बाद भी कोई फर्क उन पर नहीं पड़ता। वो आज भी बाकायदा 8-9 साल बाद भी अपनी जगह पर जमे हुए हैं, हर तरह की तरक्की उनको हासिल है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार पर निशाना बनाने के लिए बीजेपी और आरएसएस की ओर से, मोदी सरकार की ओर से, बीजेपी के आईटी सेल की ओर से कोशिशें होती रही हैं। अब जब बोस फाइल्स खुली तो उसमें एक और चीज सामने आई, इस पर अभी हम बात करेंगे। जब बोस फाइल्स खुली तो उसमें जो सामने आया वो तो और दिलचस्प था। उसमें ये पता चला कि नेहरू जी दरअसल कितने खैरख्वाह थे, कैसे दोस्त थे सुभाष चंद्र बोस के।
पता चला कि उन्होंने ट्रस्ट बनाया था और वो कांग्रेस पार्टी के पैसे से बनाया था, और उसमें जो सुभाष चंद्र बोस की पत्नी थी और उनकी एक बेटी भी थी अनीता बोस, उनको हर महीने मदद दी जाए, आर्थिक मदद दी जाए। और उस जमाने में 500 रुपए तय किया गया था कि हर महीने वो पैसा उन्हें भेजा जाएगा। आप जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस ने ऑस्ट्रिया की एक महिला से शादी की थी, एमिली बोस, और उनकी बेटी थी अनीता बोस। अभी हैं वो अनीता बोस हैं। तो अनीता बोस को हर महीने 500 रुपए तब तक दिए गए कांग्रेस पार्टी के बनाए उस ट्रस्ट से जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। यानी जितना भी झूठ बोला जा सकता था नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस जैसी महान विभूति को लेकर, वो बोला जा रहा था जब खास तौर पर बंगाल के चुनाव हो रहे थे। बहरहाल अब ये सारा फर्जीवाड़ा सामने आ गया और इस फर्जीवाड़े में किस तरह इस देश के बड़े बड़े चैनल भी शामिल थे वो हमने देखा। ऐसे ही एक मामला है नेशनल हेराल्ड का। नेशनल हेराल्ड में पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इनको फंसाया जाए। अब ये ज़रूर है कि ये कोर्ट में मामला है, इसके बारे में बहुत बात करना ठीक नहीं है। 1937 में नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी, कांग्रेस पार्टी का अखबार था। अब इसमें संपत्ति के फर्जीवाड़े की बात कही जा रही है। हालांकि आरोप जो लगाए गए हैं उसमें लंबी पूछताछ की गई है, किसी ने कुछ छुपाया नहीं। राहुल और सोनिया गांधी दोनों गए और उन्होंने पूरा जितनी उनसे पूछताछ की गई उसका उन्होंने जवाब दिया। लेकिन एक चीज़ जो हम पहले मिस कर गए उस पर बात कर लें, ये जो बोस फाइल्स के साथ ही इस पर बात करनी थी। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये नेहरू जी की तस्वीर है अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित के साथ। आपके किसी रिश्तेदार के पास ये तस्वीर ज़रूर पहुंची होगी, ये बताते हुए कि देखो नेहरू कितने चरित्रहीन थे, जबकि ये उनकी बहन की तस्वीर है। विदेश से लौटी थी विजय लक्ष्मी पंडित और उनका स्वागत किया था नेहरू ने। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की प्रतिनिधि भी हुआ करती थी। ये तस्वीर एडविना माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे उस समय, और बल्कि कहा जाए कि यहाँ पर जो आज़ादी मिली तो उस समय पूरा जो सत्ता हस्तांतरण हुआ, विभाजन हुआ, उस समय यही गवर्नर जनरल थे। इनकी पत्नी ये 22 मार्च 1947 को यहाँ पर आए थे, यानी 2-3 महीने पहले। लेकिन आईटी सेल के जरिए इस तरह की तस्वीरों से बार बार ये प्रचारित किया जाता रहा है जैसे नेहरू जी आज़ादी के आंदोलन में दरअसल कुछ और नहीं कर रहे थे, वो महिलाओं के साथ घूम रहे थे। उनकी ये निश्चल हंसी, ये ठहाका आईटी सेल के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र है। अब आप समझ लीजिए कि 3 महीने पहले जो महिला यहाँ पर आई, और नेहरू से प्रभावित होना बहुत स्वाभाविक था, कोई भी प्रभावित हो सकता था, आप पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, क्योंकि उस समय नेहरू जैसी शख्सियत किसी दूसरे की नहीं थी, जो एक वैश्विक समझ भी रखता था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान, इन सब की बेहद जानकारी भी थी। और भारत के तो वो राजदुलारे थे, इसके बारे में क्या कहा जाए। तो इस तरह की तस्वीरें व्हाट्सएप के जरिए प्रचारित की जाती हैं ताकि ये गांधी परिवार के खिलाफ एक माहौल बन सके। सवाल है कि बार बार गांधी परिवार निशाने पर क्यों है? परिवारवाद पर परिवारवाद की तो बीजेपी में भरमार है। सच्चाई यह है कि ये ऐसा परिवार है जिसने डरने या बिकने से इनकार कर दिया है, जो बीजेपी की मौजूदा राजनीतिक रणनीति का सबसे बड़ा दांव है। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वक्त के साथ सारे झूठ सामने आ गए हैं। इससे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी आरएसएस पर बेहिचक हमला करते हैं और उसकी सामाजिक न्याय विरोधी और संविधान विरोधी वैचारिकी पर जोरदार प्रहार करते हैं। यही नहीं, वे जेल जाने से भी नहीं डर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हर वक्त जेल जाने के लिए तैयार हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा भी था कि नेहरू जी 9 साल जेल में रहे, उनका भी मन है कि ज़रूरत पड़े तो वो जेल जाएं। वो घूम घूम कर देश भर में संविधान सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी आरएसएस को लगता है कि गांधी परिवार की राजनीति में रहते वे निश्चिंत नहीं रह सकते। राहुल गांधी अपनी लड़ाई को नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना कहते हैं। यानी ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, और विचारधाराओं की लड़ाई ज़रा लंबी चलती है, लेकिन एक दिन झूठ का अंधेरा छटता है और सच का सूरज निकलता है। ये बात हमें सबसे ज़्यादा नेहरू के खतों से पता चलती है। काश इन खतों पर दावा करने वाले उन्हें पढ़ भी पाते। जिगर मुरादाबादी साहब फरमा गए हैं,
सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं, सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं, वाइज हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। तो ये था नेहरू के खतों के बहाने हो रही सियासत का सच। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.